चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सो सबसे पहले आया इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो आर्टिकल 352 के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ के जाना, क्योंकि ये मणिपुर वाला जो केस चल रहा है उसमें इमरजेंसी के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पूरे न्यूज़पेपर में छाए रहे। सो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं दे बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहा है, ईयर 2024 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ 50th ईयर सिंस द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ऑन जून 25, 1975। तो जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने 1972 में या 1973 में इमरजेंसी लगाया था, उस पर भी एक मूवी भी बनी है। ठीक है, सो इमरजेंसी के बारे में क्या बोल रहा है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो कभी कभी पूछता ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, तो हमने जो अपने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर आउटलाइंड आर्टिकल 352 से लेकर 360 में। पार्ट कौन सा है ये अपना, 10, 5, 15, 3, 18 है ना, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, मुझे थोड़ा ये रोमन न्यूमेरिकल्स पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं कितनी बार भी पढ़ लूँ थोड़ा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, रेशनल यही था कि जैसे जब भी हमारे कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आए, एक्सटर्नल एग्रेशन आए, वॉर हो या इंटरनल कोई रिबिलियन हो, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, थोड़ा पहले पेन चेंज करते हैं, इसको बनाते हैं ये पिंक। ठीक है, तो टाइप ऑफ इमरजेंसी जो दी हुई हैं वो 3 तरह की दी हुई हैं। एक जो अपना नेशनल इमरजेंसी है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 352 है। ठीक है, अब 352 में आप +4 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा आर्टिकल 356, जो कि प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं जिसको। 356 में आप +4 और जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, जिसमें स्टेट जैसे कि जब रुपए की किल्लत होती है फाइनेंस की इमरजेंसी लगानी होती है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो अब 352 के कंडीशंस क्या होते हैं। अच्छा देखो, 352, 356 और 360 ये लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी मैं अपने पुराने नोट्स पढ़ रहा था, तो आई विल से कि अभी तो ये पीटी की क्लास है, इसमें आप नहीं पढ़ पाओगे, बट जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेज है। ठीक है, 11, 12, ठीक है, 10-12 पेज का है। मेक श्योर कि आप इसका एक शॉर्ट नोट बना लेना और उसको रट के जाना, क्योंकि इमरजेंसी पे क्वेश्चन इस बार आने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो, तो इमरजेंसी पे जो यहाँ पे दिया है वो मैं पढ़ा दूंगा, बट जो बेसिक है वो आपको प्लीज़ पढ़ के आना है। ठीक है, चलो, तो नेशनल इमरजेंसी किस किस पे हो सकती है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, या फिर हमारे यहाँ पे ही इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन हो जाए। अच्छा देखो, ये आर्म्ड वाली चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कब लेता है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए स्टेट में, मतलब स्टेट को जो रूल करने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ फेलियर आने लगे तो हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। ठीक है, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, प्रिटी श्योर। तो अब ये बता रहे हैं प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो अभी आर्टिकल 352 के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएगा। क्या बोल रहा है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। ठीक है, जैसे आपने इमरजेंसी प्रोक्लेम किया, अच्छा इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जब भी मूड करे वो कर सकता है। ठीक है, गवर्नर उसको बताए ना बताए, कहीं से रिकमेंडेशन आए ना आए, अगर प्रेसिडेंट का मूड हो गया, इतना याद रखना है, कोई भी आपको इफेल्स ध्यान में नहीं देना, प्रेसिडेंट का मूड हो गया, उसको डाउट भी हो गया तो वो लगा देगा। ठीक है, सो प्रेसिडेंट के मूड पे है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, चलो अब आगे पढ़ते हैं कि इफ़ अप्रूव्ड इमरजेंसी रिमेन इनटू फोर्स, ये 6 मंथ वाली चीज़ आपको याद रखनी है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। मतलब अगर आप एक बार इमरजेंसी शुरू हो गई तो हर 6 मंथ में आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ आता है हमें। ए रेजोल्यूशन टू अप्रूव कंटिन्यू इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाई स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस, ये आपको याद रखना है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है कि आपका हो जाएगा हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वोटिंग 2 बार होगी, इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, सो टोटल मेंबरशिप हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, एंड एटलीस्ट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, याद रखना। तो इसमें जब आपको पेपर में आएगा ना तो ऐसे स्पेशल मेजॉरिटी लिख के नहीं आएगा, आपको ये पूरा डेफिनेशन देगा, तो वो याद रखना है आपको। सर्कमस्टेंसेस, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड विदाउट अप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन,
प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अप टू 30 डेज, ठीक है। जैसे लोकसभा आपकी डिजॉल्व हो गई और आगे इसको मतलब वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो क्या हो सकता है कि मतलब राज्यसभा जो मीनवाइल इसको अप्रूव कर सकती है इस सेम प्रोसेस से, स्पेशल मेजॉरिटी से, लेकिन जैसे ही लोकसभा वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसको विद इन 30 डेज इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिवोकेशन मतलब वापस कैसे लिया जा सकता है? प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन एनी टाइम, है ना, बिना किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, मतलब लेना आसान है, ठीक। अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर देती है विद जस्ट हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, है ना, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। तो अगर सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाता है तो आपका जो इमरजेंसी है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था, दिस वॉज द मेजर लैंडमार्क चेंज इन आवर इमरजेंसी प्रोविजंस। इसने क्या किया था कि इसने 3-4 बहुत सेफ गार्ड्स ऐड किए थे, क्योंकि जब 1976 में इमरजेंसी में पूरा देश भुगता तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ने चीज़ों को सही करने की कोशिश करी। तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई है तो जो कैबिनेट से उनको रिटर्न अप्रूवल आना चाहिए, है ना। मतलब आप राइटिंग में कैबिनेट प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भाई अब इमरजेंसी लगने वाली है, ठीक। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आर्टिकल 358, 359 में बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। तो जो आर्टिकल 19 होता है वो तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड। बट जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 मतलब कि जो आपका राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो, प्लस पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, दे रिमेन इन्फोर्सेबल इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टर्म ऑफ लोकसभा वही है कि 5 years फ्रॉम 6 years बाय अमेंडिंग आर्टिकल 83 एंड क्या हो, टर्म ऑफ लोकसभा बैक टू 5 years, मतलब 5 ईयर की है टर्म्स ऑफ लोकसभा। अब क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275, इट गेव द पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एनी आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा गलत सोचने लग गया था। ये बोल रहा है कि 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या क्या चेंजेस आए थे, तो ये हमने पढ़ लिया कि रिटन अप्रूवल चाहिए, फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इन्फोर्सेबल रहेगा वो भी, और सेम इसने बोला था कि जो टर्म ऑफ लोकसभा है वो 5 साल होगी, जो पहले 6 साल थी। और दूसरा चेंज क्या किया, आर्टिकल 275 ए को रिमूव कर दिया। उसमें यह था कि इट गेव द पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन और एनी अदर फोर्स टू डील विद द एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। मतलब वही है कि फोर्स का यूज़ करने के लिए स्टेट को पूरा परमिशन दे दिया गया था, है ना। सो दिस इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन ए काइंड ऑफ वे। दूसरी चीज़ जुडिशियल रिव्यू, इसमें लिखा होता है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू डिसाइडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो मतलब सुप्रीम कोर्ट अब इंटरवीन कर सकता है अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन से कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है। तो ये 352 था, पढ़ लेना। 352 का जितना भी स्टैटिक है दैट इज़ गोइंग टू बी मस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। चलो मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ कि कैसे पढ़ना कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मीकांत का ये वाला पेज मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो मैंने लिखा कि इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन जो है 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकता है, शक होने पर भी प्रेसिडेंट बना देगा। 352 में एक्सटर्नल वॉर प्लस इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन, इसी ग्राउंड पे ही आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर है सो आप इंडेफिनेटली कितने बार भी कर सकते हो, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी किसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया में भी लाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी कि प्रोक्लेमेशन तभी होगा जब रिटन रिकमेंडेशन आए, ऑलराइट। नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ना है, कैन चैलेंज बी इन द कोर्ट, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस 1 month। और उसके बाद यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और अगर राज्यसभा लोकसभा डिजॉल्व्ड है तो राज्यसभा भी कर सकती है, फिर जैसे ही लोकसभा आएगी विद इन 30 days आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए हर 6 month में, हमें पता ही है। उसके बाद क्या है, ये कहता है विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। और
राज्यसभा को मीन टाइम में अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ लिया हमने। स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, इसमें कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल कैसे होगा, लोकसभा कर सकती है सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, है ना। 1/10 पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल निकाल देंगे और सिंपल मेजॉरिटी से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं कर सकते आप, इनऑपरेटिव हो सकते हैं वो 6 मंथ में। चल ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल कंटिन्यू रहेगा। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, और आर्टिकल 19 को बार करने के लिए जो भी चीज़ें, जो लॉ आए, कुछ भी आए, उसको आप वापस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ठीक है। आर्टिकल 19 सस्पेंडेड तब होगा जब वॉर होगी, एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, बट आर्म्ड रिविलियन वाले केस में नहीं होगा, ठीक है। देखो ये मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये PT 365 की क्लास है, ये तो मैं एक्स्ट्रा अपना एड ऑन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद इमरजेंसी लॉ में आर्टिकल 19, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 एंड 21 प्रोटेक्टेड इवन इन द इमरजेंसी, ठीक है। सो इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको 352, 356, 360 आपको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द रिट पिटीशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 10th शेड्यूल। तो आपको सबसे पहले तो यही याद करना है कि 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन, ठीक। एंटी डिफेक्शन क्या बोलता है कि MLAs, ADL provides disqualification of MLAs who after being elected on ticket political party voluntarily give up their party membership। मतलब कोई भी MLA है या MP है, किसी पार्टी से लड़ाई, उसने चुनाव लड़ा, उसके बाद उसने वॉलंटरी गिव अप कर दिया, ठीक है। इट वॉज अंडर 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा, आंसर कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। अच्छा देखो कोई टाइम लिमिट नहीं है इसको डिसाइड करने का, है ना। सो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ सकता है, तो इसको टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। ये एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है, वॉलंटरी गिव अप कर दिया किसी ने, और जो विप का डायरेक्शन इशू किया गया ना, इसको विप बोलते हैं, कि विप के डायरेक्शन के अगेंस्ट आपने वोट कर दिया तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर दिया तब भी वो हो जाएगा। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 मंथ के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता है, मतलब ऐसे समझो कि आप नॉमिनेट होकर आए, 6 महीने तक आप माहौल देख रहे हो कि कौन सी पार्टी मजबूत है, 6 महीने बाद आप जाओगे, नहीं, नॉमिनेट होकर आए हो तो 6 महीने के भीतर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि जो ये है, लॉ अलाउज पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेशन इज इन फेवर, है ना, कि जो 2/3 इलेक्टेड लोग हैं, अगर दे वांट टू गो फॉर द मर्जर देन इसको एंटी डिफेक्शन काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही शी एडमिट्स द पोस्ट। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको अलाउ है कि वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकें, सो दैट दे कैन बी इम्पार्शियल ड्यूरिंग देयर कॉन्डक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेजेंटली लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट, ये ऊपर हमने डिसाइड ही किया। तो ये चीज़ें, मतलब यही चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। देखो जब भी मैं PT 365 पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये किसी दिमाग वाले बंदे ने बनाया है, उसने एक PYQ के बारे में उसको जानकारी है, और उसने वो कीवर्ड्स, वो मेंशन, वो डायमेंशन डाले हुए हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। बाकी जो मार्केट में ये मटेरियल्स आते हैं ना, दे आर जस्ट वर्थलेस, वो कुछ भी डाल रहे हैं भाई, कि मैं देखो एकदम यहाँ से खोद के मटेरियल लाया। भाई मुझे चाहिए नहीं खोद के मटेरियल, मुझे नॉर्मल मटेरियल सिंपल फॉर्म में समझाओ। मुझे सब कुछ जानना ही नहीं है कि हिस्टोरिकल और सारी जगह से खोद के न्यूज़ पढ़ना है, वो इतना ही नहीं करना है। वो सिंपल PT पढ़ के जाओ, सिलेक्शन होगा, अच्छे से पढ़ोगे होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, ये बता दिया कि टाइम लिमिट नहीं है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10th शेड्यूल, तो जो 10th शेड्यूल में है, क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू अलाउड है। तो ये कीहोतो होलोहॉन केस में SC हेल्ड की स्पीकर का डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये आपको याद रखना है कि जो एंटी डिफेक्शन वाले केस होंगे उसमें फाइनल से किसका होगा, स्पीकर का, बट जो स्पीकर का से है दैट कैन बी स्क्रूटनाइज बाय द जुडिशरी, ठीक है। फिर केसम मंगलम चार सिंह केस में SC रूल दैट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर द 10th शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन ए प्रायर ऑफ 3 months, है ना। तो ये
ये उन्होंने क्या बोला था, रूल्ड, है ना, हेल्ड। देखो अब ये इसमें इन्होंने रिकमेंड किया था, है ना, कि ऐसा करना। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि ऐसा होगा, ठीक है। तो टू समराइज इट, जो एंटी डिफेक्शन है उसका डिसीजन कौन लेता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इंटेंशन को जुडिशरी स्क्रूटनाइज करती है। टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, तो रिकमेंडेशन है कि भाई 3 महीने के अंदर कर लो, ठीक है। तो ये सिंपल है। चलो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो अभी देखो आप पूरा देखोगे कि पीटे में अपना वही भरा हुआ है, इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं कि रिसेंटली एक्सपर्ट इन इंडिया हैव कॉल्ड कंसीडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो अभी हम ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बाकी लोगों ने बोला कि मतलब कुछ लोगों ने बोला कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप करो। तो अब इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP हम ये पास करते हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेबल। अब इसमें क्या होता है, कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, सेम ही सिमिलर ही है। रिप्रेजेंटेशन, एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन, है ना, सब में से सिर्फ ओनली वन सेलेक्ट होगा। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये इसका मतलब यहाँ पे आपका 1+ कैंडिडेट आ सकता है, ठीक है। अब वोटिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो कि वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट, है ना, इसलिए एक कैंडिडेट जाता है। वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, ठीक है। अब देखो अब इसके आगे चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगेंगी। पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर, विनिंग कैंडिडेट में नॉट सिक्योर मेजॉरिटी। देखो अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे आपके ABC 3 कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक है, ABC, इसको मिला 45, थोड़ा गंदा होता जा रहा है, ठीक है। A को मिला 45, B को मिला 25 और C को मिला कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 2 6, 3 9, है ना, 30 मिला, ठीक है। तो A जीत जाएगा, इवन दो A के पास मेजॉरिटी नहीं है, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम ये बोलते हैं कि मे गेट मोर सीट्स देन वोट। अब इसमें क्या होगा, जो अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि जो एवरी पार्टी है दे गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द वोट्स। अब देखो जैसे A को 45 मिला तो इनको 45%, B को 25% और C को 30% सीट जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आ पाएगा। अगर किसी पार्टी को 2% वोट भी मिले हैं, है ना, मतलब कि 2% लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनको 2% सीट दी जाएगी, ठीक है। जैसे US, UK, कनाडा, इंडिया, इन सब में अपना ये FTP पास फॉलो होता है। इजराइल, नीदरलैंड में ये वाला यूज होता है जो अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, सिंपल है, फैसिलिटेट स्टेबल गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैन कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन लोकेलिटी, मतलब कई लोग एक साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, रिप्रेजेंटेशन सबको देता है, माइनॉरिटी को भी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। लेट से एक कोई माइनर है, किसी कास्ट का है, उन्होंने 4% मिलके ही वोट बना सकते हैं वो, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको 4% सीट तो मिलेगी कम से नहीं, ठीक है। फीवर वोट्स आर वेस्टेड, वोट वेस्ट नहीं होते। अब इसमें क्या हुआ कि अगर A वाला जीत गया तो ये जो 30 20 50 55% वोट था ये वेस्ट हो गया, ठीक। अब इसके कंसर्न क्या है, ओवर एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन, कि जो लोग मेजॉरिटी में ले जाएंगे वो ज़्यादा रिप्रेजेंट हो जाएंगे और जो ये 4-5% वाले वोट्स की माइनॉरिटी है उनका कम रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। नॉट इंश्योर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज़, है ना। अब माइनॉरिटीज़ जिन्होंने पसंद किया था वो आए कि नहीं आए, वो तो टॉप वाला जीत के निकल गया। अब उसको माइनॉरिटी ने पसंद किया था नहीं किया था, नोबडी नोज, ठीक। इट कैन लीड टू फ्रैगमेंटेड लेजिस्लेचर विद मल्टीपल स्मॉल पार्टी, क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, मत ही सबका अलग अलग हो सकता है। मे रिजल्ट इन टू कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें एक और चीज़ बताई है, सॉरी, टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। एक अपना है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये देखो वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपको 10 कैंडिडेट दिया जाएगा, आप बोलोगे कि मुझे पहले पे ये पसंद है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, फिर वो वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लास्ट में एक थ्रेशोल्ड डिसाइड होता है कि इसके ऊपर आपको वोट मिलेगा तो आप जीत जाओगे। वो सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन जब आपने पढ़ा होगा तो स्टैटिक में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कौन कौन करता है ये, राज्यसभा के मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज करती है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। लिस्ट सिस्टम, वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, हमने ऊपर पढ़ा है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम,
देखो क्या बोल रहा है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जर्मनी न्यूजीलैंड, वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड थ्रू FTFP फ्रॉम ईच टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी, देर आर ऑल्सो एडिशनल सीट्स दैट आर फिल्ड बेस्ड ऑन द वेरियस पार्टीज परसेंटेज ऑफ वोट। अच्छा, तो ये मिक्स है इसका, चलो है ना, मिक्स है किसका, FTPT का प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, तो याद रखना ये, ठीक है, कि कैंडिडेट को पहले तो वो मेजॉरिटी वाला सेलेक्ट करेंगे FTPT से, कुछ सीट और होंगी जो कि प्रोपोर्शनल भी आएंगी ताकि सबको बराबर का हिस्सा मिल सके। चलो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोकसभा मूव्ड मोशन फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टीमेट कमिटी, तो जो अपनी ये PAC है और एस्टीमेट कमिटी। चलो पार्लियामेंट कमिटी के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक दिया हुआ है। इट मीन्स कमिटी विच इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, तो इलेक्टेड भी हो सकता है, नॉमिनेटेड भी हो सकता है। वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के डायरेक्शन में अंदर होता है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका इलेक्टेड भी हो प्लस ये हो सकता है आपका अपॉइंटेड भी हो, तो ये याद रखना है, ठीक। इट रिपोर्ट्स टू हाउस और स्पीकर एंड सेक्रेटरीट फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट, ये याद रखना। सेक्रेटरीट पे बड़ा क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। इट रिपोर्ट टू हाउस स्पीकर एंड सेक्रेटरीट फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा, ठीक है। PCs क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव देयर ओरिजिन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटिशर्स से लिया था। दे ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ MP एंड आर्टिकल 118 गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट, अच्छा ठीक है, तो आर्टिकल 105 जो कि MPs को प्रिविलेज देता है और आर्टिकल 118 जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि दे कैन मेक द रूल्स फॉर देयर ओन रेगुलेशन। चलो पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरीके की होती हैं, पहली जो एड हॉक कमेटी है, दूसरी स्टैंडिंग कमेटी है। एड हॉक कमेटी जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, जैसे उनका काम खत्म हुआ दे सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट एटसेट्रा। स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं परमानेंट होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गया, डिपार्टमेंट ये DRC जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, सम अदर कमेटी लाइक कमिटीज़ ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एटसेट्रा, ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी होती है। जो कुछ कमिटीज़ रिसेंटली न्यूज़ में थी उनके बारे में डिटेल आप जान लो। चलो सबसे पहले PAC के बारे में बोल रहा है। अब देखो किसी भी कमेटी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज तक जो PYQs में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, कि लोकसभा से कितने हैं, राज्यसभा से कितने हैं, और दूसरी चीज़ पूछी गई है कि उनका जो फंक्शन है वो क्या है। तो ये दो चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान देनी है। चलो 1 मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये मोंटेगू MC रिफॉर्म से इसका फर्स्ट सेटअप हुआ था। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जो 15 होते हैं वो ये लोकसभा से होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ये कॉम्पोजिशन आपको याद रखना है, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, ऑडिटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो CAG है वो अपना रिपोर्ट किसको देता है ना, मान लो X को पर्सन को देता है, X पर्सन वो रिपोर्ट Y को देता है, और Y फाइनेंस वो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में दिखाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट। तो ये X और Y क्या है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, ठीक है। चलो एस्टिमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम इन 1950, इट कंसिस्ट 30 मेंबर्स, ठीक है, फ्रॉम द लोकसभा, है ना, राज्यसभा से इसमें कोई नहीं। एस्टिमेट कमेटी देखो काइंड ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड आ गई ना, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो पावर दी गई है वो लोकसभा को ही दी गई है, ठीक है। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन, टू एग्जामिन वेदर द मनी, है ना, मनी रिलेटेड है, सो ओनली लोकसभा, ठीक है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इज यूनानिमसली, अच्छा मैं दूसरे में आ गया, ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा ये भी मुझे बताना कि लार्जेस्ट कमिटी कौन सी है ना, लार्जेस्ट कमिटी कौन सी है। अच्छा ये सारे PYQ हैं यार, मैं आपसे क्या छुपाऊँ, मैं PYQ ही पढ़ता हूँ, उसी से सारे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इस पे आया यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इज यूनानिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द PCOL, ठीक है। 1976 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर बनाया गया था
एक्ट एंड विसास एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस, प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी 10 years आफ्टर कमेंसमेंट। एक मिनट सॉरी। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं दे डील विद इट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी हिंदी और इंग्लिश अभी दोनों ही है। सो इनका जो मैंडेट था वो ये था कि दे विल रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन एंड सबमिट्स द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। इसमें भी 30 लोग हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। थोड़ा मुझे कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट इफ़ यू वांट टू रीड प्लीज़ गो हैड, ठीक है। कमिटीज़ ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, प्रिविलेज कमिटी ऑफ राज्यसभा 12 अपोजिशन MB गिल्टी टू मिसकॉन्डक्ट फॉर डिस्क्रप्टिंग द हाउसेज, ठीक है। ये कमेटी क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, नाम से ही लग रहा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज, समझ आता है मुझे। 10 मेंबर्स है ना, बाई चेयरमैन। सो इन 10 मेंबर्स से मिलके ये कमिटी ऑन प्रिविलेज बनी होती है, विच स्टॉप्स मिस यूज ऑफ द प्रिविलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ लोकसभा प्रिविलेज कमेटी 15 मेंबर्स है, ठीक है। इसमें 15 मेंबर्स हैं। तो प्रिविलेज कमेटी बोथ में है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। लोकसभा में 15 लोग हैं, राज्यसभा में 10 लोग हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा लिख लिख के याद करना है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन है? इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द कमेटी, ठीक है। इन लोकसभा प्रिविलेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, इसमें नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय RS चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर। तो इसमें भी यही होगा कि जो चेयरमैन होगा वो कौन नॉमिनेट करेगा? स्पीकर, चेयरमैन बाय स्पीकर। ये दिया नहीं हुआ था, बट दिस इज अनसेड ट्रूथ। कैबिनेट कमेटी है ना, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमिटीज। याद, ये नंबर आपको याद रखना है कि हमारे पास टोटल 8 कैबिनेट कमिटी है, ठीक है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल प्रोवाइड फॉर देयर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, ये याद रखना है। द कैबिनेट मेक यूज ऑफ कमिटी सिस्टम टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट। और देखो, द कैबिनेट कमिटी होती है मोस्टली, है ना, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, चेयर्ड बाई PM, है ना। अपने प्रधानमंत्री जो होते हैं दे यूज टू लाइक मोस्टली दे चेयर द कैबिनेट कमिटी। जैसे अब 8 का नाम है पॉलिटिकल अफेयर कमिटी, इकोनॉमिक अफेयर कमिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी आर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी बाय होम मिनिस्टर, ठीक है। सो ये यहाँ पे है 1 2 3, ये जो है प्राइम मिनिस्टर का है ना, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर ये, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर है दिस इज बाय होम मिनिस्टर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डीबार्ड, मतलब अलाउ सब है ना, अलाउड नॉन कैबिनेट एज वेल, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा था ना, सेक्रेटरीट से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि अभी सेक्रेटरीट में कुछ चेंज आया है और काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है, हिंदू वगैरह में आया न्यूज़। चलो, पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट हैज़ बीन कस्टोडियन ऑफ द प्रोसीजर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज टू द हाउस। बिल्कुल, क्या करते हैं ये? प्रोसीजर करते हैं, इनेबलमेंट करते हैं। प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 19(8) बताता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ, ये याद रखना आपको, है ना, अलग है दोनों के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट कंडीशन वगैरह वगैरह, हाउएवर नो लॉ हैज़ बीन पास्ड, ये याद रखना है आपको, कोई लॉ आज तक बना नहीं है। इट अलाउज क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि अभी भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रूल पे ही चल रही है ना, एग्जीक्यूटिव रूल से ही अपना स्टाफ वगैरह ले रही है। आर्टिकल 187 मेक सिमिलर प्रोविजन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरीट फॉर हाउस ऑफ पीपल वर सेटअप व्हेन बोथ हाउसेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, 1952 फर्स्ट बार यही हुआ था। देयर नेम्स वर चेंज्ड इन 1954 टू राज्यसभा एंड लोकसभा सेक्रेटरीट। Secretariat of both Sabha has been divided into 10 services. This number is important. On functional basis like legislative, executive, administrative, verbatim reporting service, etc. ठीक है. Speaker and chairman can create new post. Speaker and chairman के पास पावर दी गई है. अब यहाँ पे आपसे गलत कैसे करवाएगा? बोल देगा कि प्रेसिडेंट कैन क्रिएट न्यू पोस्ट। नहीं, प्रेसिडेंट तो अब हो गया आपका, वो हेड वाला काम हो गया। अब हाउस को रूल करने के लिए हाउस के लोगों को ही आप रखो, ठीक है।
in respect to secretariat. However, for the post of class 1 and class 2, prior consultation with Union Ministry of Finance is mandatory. अब देखो ये सब रूल में लिखा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है. सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउसेज होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी. नाइस, आप लोग भी इस पोजीशन तक पहुंचोगे, ठीक है, जब आपकी प्रमोशन होती जाती है सर्विसेज में. सो दिस इज द अल्टीमेट पोजीशन. ओके. हाउएवर, in the table of precedence, cabinet secretary is placed at 11th position, where secretary of Lok Sabha, Raj Sabha are placed at 23rd position. ठीक है. सो ऐसे मान सकते हैं कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो बड़ा है फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरी से. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट का कल क्वेश्चन हमने किया था कि सबसे ऊपर अपने प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर चीफ जस्टिस आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर गवर्नर इन देयर ओन स्टेट आते हैं, फिर CJI आते हैं, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर भारत रत्न वाले. तो वो अपना PYQ में जाके एक बार देख लेना. ठीक है, चलो. सेक्रेटरीट का फंक्शन क्या क्या होता है? असिस्टेंट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट हाउसेज. बिल्कुल सही है. एक मिनट में पानी लेके आता हूँ थोड़ा सा. हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन ऑफ सेक्रेटरीट. तो सेक्रेटरीट भाई करता क्या क्या है, क्या क्या करता है? ये असिस्टेंट करता है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के. बिल्कुल सिंपल सा है. पेमेंट ऑफ सैलरी है ना, एंड अदर अलाउंसेज. जो पार्लियामेंट MPs की जो सैलरी वगैरह होती है वो यहीं से निकलती है. ठीक है. सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की है ना, उनको फाइल पहुँचाना, रिसर्च देना, ये वो सब काम करते हैं. ठीक है. सेक्रेटरी जनरल एड्स इन एडवाइस टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ये भी अच्छी बात है. सेक्रेटरी जनरल्स एड एंड एडवाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. नेक्स्ट, प्रिपेयर रिसर्च एंड इन्फ्रेंस मटेरियल. ओके. और जो डे टू डे का रिकॉर्ड है दे ऑल्सो पब्लिश इट. ठीक है, चलो. स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्रेटरीट. लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग दिया हुआ. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वेस्टेड विद द अल्टीमेट गाइडेंस. यहाँ पे राज्यसभा का स्पीकर. ठीक है, चेयरमैन बोल लो. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल, इसमें भी सेम. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज governed by Lok Sabha Secretariat. Recruitment and condition of this 1955, ये 1957. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 1955 से गाइडेड है, ये 1957 से गाइडेड है. बाकी एवरीथिंग लुक्स सेम. चलो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में आया. अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूवल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद ए 2-year टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम August 30. ठीक है. कैबिनेट सेक्रेटरी होता क्या है? अपॉइंटेड बाई ACC ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस. ठीक है, ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट चेयर्ड बाई PM है ना. ठीक है. अभी करता क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जैसे कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से. ठीक है. इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन. चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड. ठीक है. CS हैज़ नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट. अ CS इज रिगार्डेड एज ए प्राइमस इंटर पैरस अमॉन्ग्स सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अल्फा मेल टाइप का हो गया. तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये हमें याद रखना है. एंड दिस हैज़ नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट्स, मतलब वर्किंग डिपार्टमेंट के ऊपर इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको रेगुलेट करने और ये सब की कोई पावर इनके पास नहीं है. ये इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करते हैं और थोड़ा सा अल्फा मेल वाली इनकी फीलिंग होती है, इसलिए तो सबको बनना होता है. ठीक है. प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट. देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा. मैं बता दूं आपको कि पिछली बार जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे भूल गया था कि इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है. सो दिमाग चढ़ जाता है. ठीक. 86 बोलता है, आर्टिकल 86 में दिया हुआ है, अलाउज प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस टुगेदर. प्रेसिडेंट हैज़ नॉट सो फार एड्रेस्ड अंडर हिज दिस प्रोविजंस. अभी तक नहीं किया है. ठीक है. आर्टिकल 87 प्रोवाइड्स 2 इंस्टेंसेज व्हेन प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर. पहला है फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर. ठीक है. ये क्या बोला है आर्टिकल 86 से? प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर, ऑल्दो ये नहीं किया हुआ है,
जो कस्टमरी है ना ये चीज़, है ना, और ये तो इनका है कि वॉलंटरी है कि आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ है, ये कस्टमरी वाले तो यूज़ होते हैं, फर्स्ट सेशन जब जनरल इलेक्शन के बाद होगा और ईच ईयर जब फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिकल 87(1) रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन, बट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ये हटा दिया गया, ठीक है। एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन, अच्छा एवरी सेशन पे बोला था, सो ये क्या होगा कि ये टाइम वेस्ट कर रहा होगा, है ना। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने सिर्फ ये कर दिया होगा कि जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन मतलब जब जनरल इलेक्शन हो तब कर लो, और ईच ईयर के पहले पे कर लो, है ना। हर सेशन पे अगर आप करोगे तो फिर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 18 लोकसभा टू ओथ, सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 99 डील्स विद द ओथ्स ऑफ ऑफिसेज ऑफ एमपी टू बी सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, है ना, और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, तो ये भी कर सकते हैं, है ना, कोई और पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये थर्ड शेड्यूल में ओथ्स प्लस अफर्मेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए सारे, मैंने पहले बोल रखा आपको। आर्टिकल 104 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स अ पेनल्टी फॉर मेंबर इफ ही सी सिट्स इन द हाउस विदाउट द ओथ, ओके। अच्छा सिर्फ पेनल्टी है, देखो ये ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी हु सिट्स इन द पार्लियामेंट विदाउट ओथ, तो डिसक्वालिफिकेशन नहीं होता है, नॉट अ डिसक्वालिफिकेशन, इसमें क्या लिख सकते हैं, ओनली क्या इसमें बोला है, पेनल्टी, है ना, ओनली पेनल्टी, याद रखना, ठीक है। एक्सेप्शन टू दिस रूल, एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड ही शी कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ हाउस विदाउट हैविंग द पावर टू वोट, ठीक है। एन इंडिविजुअल कैन बिकम मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, हाँ ना, 6 मंथ तक के लिए ये प्रोविजन है, हमें पता है। एंड कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग इन हाउस विदाउट द हैविंग पावर टू वोट, क्योंकि उसके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं होगा, डेमोक्रेटिक मैंडेट एब्सेंट है, ठीक है। ओथ्स कैन बी सब्सक्राइब इन इंग्लिश और एनी ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है कि इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इन बिटवीन द लाइंस पढ़नी होती है, ठीक है। चलो, तो इससे क्या हो गया, अपना पार्ट 2 ख़त्म हो गया। अब देख लेते हैं एक बार फिर से क्या क्या बचता है। पार्ट 1 हमने फिनिश कर दिया, है ना, इलेक्शन से रिलेटेड सब कुछ। उसके बाद पार्ट 2 हमने फिनिश कर दिया, कौन सा है, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद जो छोटे छोटे पार्ट हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इन सब में ना बहुत ऐसे समझाने का कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फेडरलिज्म वगैरह, इन सब से, जुडिशरी से रिलेटेड, अच्छा जुडिशरी से थोड़ा आएगा कि एडीआर वगैरह, अच्छा नहीं, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेटेड पार्ट आया ना उसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो वो ध्यान से करेंगे, ठीक है। सो अभी ये वीडियो बन गई है 40 मिनट की, ऑल्दो अभी थोड़ा रात हो रहा है, मुझे हल्का सा एनर्जी लो फील हो रहा है। सो कल सुबह मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे 2 वीडियो आ चुकी होगी, और आज शाम तक मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब अपने पास कितना बचता है, टोटल हमारे पास 8 है ना, तो 2 हमने कर रखा है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये 3, 4 और 5 मैं कर दूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी उसमें 6, 7 और 8 पढ़ दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ 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 अगर आप इसको देख रहे हो, 40 मिनट की वीडियो आपको 20 मिनट लगेगा पढ़ने में, है ना, तो मतलब 1.5 से 2 घंटा में आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं स्टार्ट करूँगा आपका इश्यू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ऐसे ऐसे 2 वीडियो और आएगी, फिर उसके बाद पॉलिटी ख़त्म, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।